हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन पेपर में आज हम लोग जीके, जीएस और करंट अफेयर्स इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। करंट अफेयर्स अभी हाल फिलहाल 2 महीने तक का ही मैंने इसमें सेलेक्ट किया है। फर्स्ट करंट अफेयर्स से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट, जिसको GSER बोलते हैं, इसमें अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में निम्न में से किस राज्य को पहला स्थान मिला है। ये स्थान आपका एशिया में जो पहला है वो भारत का है। यहाँ पर 4 राज्य दिए गए हैं, इसमें से केरल सही है। सी ऑप्शन, ये केरल सही है। केरल को एशिया में फर्स्ट रैंक हासिल हुआ है। तो वर्ल्ड में इसका कौन सा स्थान है? तो वर्ल्ड में इसका चौथा स्थान है, पूरे विश्व में चौथा स्थान, और एशिया में इसको पहला स्थान मिला हुआ है। अब इसे जारी कौन करता है? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अगर जो कोई आपका रिपोर्ट जारी हो रही है तो वो करता कौन है जारी? इसे स्टार्टअप जीनोम और ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। बात करें 2020 में प्रकाशित पहला जो GSER था, 2020 में पहला प्रकाशित हुआ था और इसमें केरल को था स्थान 5वां, और पूरे एशिया में बात करें, पूरे वर्ल्ड वाइड बात करें तो इसका 20वां स्थान था। 2020 में इसका 20वां स्थान था केरल का, और पहली रिपोर्ट में 2020 में इसका स्थान था 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक और चीज़ आपको बता दें, भारत का बेंगलुरु शहर, इसको 22वां नंबर इसमें प्राप्त हुआ है। हाल ही में भारत के पहले IIT परिसर की स्थापना निम्न में से किस देश में की जाएगी? तो ये भी हाल फिलहाल 1-2 हफ्ते पहले का ही है रिपोर्ट। IIT मद्रास जंजीबार कैंपस, जंजीबार कहाँ पे है? तो ये तंजानिया में है। सी ऑप्शन सही होगा। IIT मद्रास जंजीबार कैंपस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस है जो कि तंजानिया के जंजीबार पर स्थापित हो रहा है। अगर जो बात करें फर्स्ट IIT की तो वो था खड़गपुर IIT। पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा था भारत में स्थापित? तो वो रुड़की कॉलेज था। इसकी स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई थी 1847 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सह्याद्री को 2 भागों में विभाजित करने वाली 16 डिग्री अक्षांश रेखा किस राज्य से गुजरती है? गुजरात, केरल, महाराष्ट्र या फिर गोवा? तो जो 16 डिग्री अक्षांश रेखा है ये आपके गोवा से गुजरती है, जो कि हमारे भारत का ये जो पश्चिमी घाट है इसको ये 2 भागों में विभाजित करती है। 16 डिग्री अक्षांश गोवा में सह्याद्री को 2 भागों में विभाजित करती है, एक उत्तरी सह्याद्री और एक दक्षिणी सह्याद्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? पीट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, शुष्क मिट्टी या फिर लाल मिट्टी? इन चारों ऑप्शन में से आपको बता दें, पीट मिट्टी जो है यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ सतह के रूप में संचित रहते हैं, इसलिए कार्बनिक पदार्थ से ये समृद्ध मिट्टी मानी जाती है। जबकि जलोढ़ मृदा, ये मिट्टी के पानी के द्वारा जमा किया जाता है, इसी के लिए इसे जलोढ़ यानी कि जल से भरा हुआ बोलते हैं। लाल मिट्टी की बात करें यहाँ डी ऑप्शन में, तो मिट्टी की एक ऐसी परत होती है जिसमें कार्बनिक खनिज परतों के रूप में इकट्ठे होते हैं, जो कि जंगल, समशीतोष्ण, नम जलवायु में विकसित होते हैं। और शुष्क मिट्टी आपको पता ही है, नाम से ही पता लग गया होगा कि ये रेगिस्तानी या अर्ध रेगिस्तानी मिट्टी होती है, तो यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ नहीं होंगे। ए ऑप्शन हम लोगों का सही है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो यहाँ पर पूर्ण स्वराज की बात नहीं की जा रही है, औपनिवेशिक स्वराज यानी कि डोमिनियन स्टेटस की मांग की जा रही है। डोमिनियन स्टेटस के बारे में थोड़ा जल्दी में हम बताते चले तो इसकी मांग तेज बहादुर सप्रू और जयकार ने की थी। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकार ने। आपको बता दें कि जब 19 मई 2028 में बम्बई में एक कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इसमें इन उदारवादी नेताओं ने अंग्रेजों से कांग्रेस में भारतीय संविधान का प्रारूप गढ़ने के लिए एक कमेटी गठित की है कि हम लोग डोमिनियन स्टेटस के तहत एक भारतीय संविधान बनाना चाहते हैं, जिसमें भारतीय लोगों के लिए भारतीयों के द्वारा बनाया गया संविधान हो। और इसी को लेकर के नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था। उसमें पंडित मोतीलाल नेहरू और सर तेज बहादुर सप्रू थे। इन्होंने ये रिपोर्ट कब पेश किया? तो ये अगस्त 1928 में हुए लखनऊ अधिवेशन में इसको प्रेषित किया था। प्रारूप में मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर ने पूर्ण स्वराज की न मांग करके आंशिक स्वतंत्रता की मांग की थी। आंशिक स्वतंत्रता यानी कि जो विदेशी मामले हैं और सेना से रिलेटेड जितने भी मामले हैं वो तो अंग्रेज चलाएंगे, और बाकी जितना भी है राजकाज वो आपका भारतीयों के लिए भारतीय चलाएंगे, भारतीय संविधान के तहत। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। भारत में नगरीकरण से जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटी है, या केवल जन्म दर घटी है, मृत्यु दर नहीं? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बढ़े हैं, या फिर जन्म दर और मृत्यु दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है? तो नगरीकरण से क्या फ़ायदा हुआ है या क्या नुकसान हुआ है, इसके बारे में आपको बता दें। यहाँ पर नगरीकरण से जन्म दर
और मृत्यु दर दोनों घटा है, ए ऑप्शन सही होगा। जन्म दर भी घटा है क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट हुए हैं और उनको पता है जनसंख्या में हम लोगों को वृद्धि को रोकना चाहिए। और मृत्यु दर भी घटी है क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल और जितनी भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो भी बढ़े हैं। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित में से नदियों पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है? सतलज, झेलम, व्यास या फिर चिनाब। तो जो बगलिहार परियोजना है ये आपके चिनाब पर स्थित है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। भारत पाक बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है। ये जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में स्थित है। चिनाब नदी पर जो ये बगलिहार परियोजना है ये जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस देश में उबिनास ज्वालामुखी है जिसके चलते वहाँ पर आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये अभी 6 जुलाई को पेरू का उबिनास ज्वालामुखी है, ये आपका सक्रिय हो चुका है जिसके चलते आपातकाल की घोषणा की गई है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही होगा, पेरू। अब आपको बता दें आपातकाल ये घोषित हुआ है लगभग 60 दिनों के लिए इसमें घोषित किया गया है। और ये है कहाँ? उबिनास ज्वालामुखी। तो आप लोगों ने सुना होगा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, वो वहीं पर है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पास आपको यहाँ पर मैप में दे देंगे। राजधानी लीमा से लगभग ये 1200 किलोमीटर की दूर पर मकेगुआ में स्थित है। आपको बता दें कि ये 2019 में भी फटा था और 2020 में यह लगभग 27 बार इसमें विस्फोट देखा गया, यानी कि यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। पेरू की बात करें तो पेरू तांबा उत्पादक देश है, यहाँ पर तांबा की बहुत सारी खदानें हम लोगों को देखने को मिलती हैं। 9वां देखते हैं, भारत में इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन के लिए निम्न में से किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये भी अभी पिछले महीने का ही है, तो करंट अफेयर से रिलेटेड है। फ्रांस, पनामा, जर्मनी या फिर चीन? तो इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन के लिए इन्होंने ये पनामा, बी ऑप्शन सही है, पनामा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किस लिए? निष्पक्ष चुनाव, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए ये सारे जो सूचनाएं हैं एक दूसरे को स्थानांतरित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम घाट के उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में किस प्रकार की पहाड़ी मिलती है? जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन। लुशाई की पहाड़ी, गिर की पहाड़ी, मिजोरम की पहाड़ी, मिजो पहाड़ी या फिर नागा पहाड़ी? तो सौराष्ट्र का क्षेत्र यानी कि आपका भारत का पश्चिम क्षेत्र, तो लुशाई की पहाड़ियाँ होंगी नहीं, क्योंकि लुशाई की पहाड़ी को मिजो पहाड़ियाँ भी कहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, लुशाई की पहाड़ी को मिजो पहाड़ी भी कहते हैं, जो कि भारत के मणिपुर और मिजोरम का हिस्सा है। ये 2 राज्यों का हिस्सा है लुशाई पहाड़ियाँ, मिजोरम और मणिपुर का हिस्सा है। यहाँ पर ऑप्शन होगा गिर की पहाड़ी। गिर की पहाड़ी गुजरात के सौराष्ट्र, सौराष्ट्र क्यों बोलते हैं? यानी कि 100 सूर्य का देश बोलते हैं सौराष्ट्र। यहाँ पर सूर्य मंदिर जो थे वो लगभग 100 की संख्या में थे या 100 से ज़्यादा थे, इसी के लिए इसको सौराष्ट्र भी बोलते हैं। यहाँ पे सूर्य मंदिर के ज़्यादा, मुढेरा सूर्य मंदिर आप लोग सुने होंगे, बहुत ही फेमस है। तो गिर की पहाड़ी यहाँ पर ऑप्शन सही है। गिर को एशियाई शेरों का घर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस देश ने पूर्वव्यापी प्रभाव से सांसदों की अयोग्यता को 5 साल तक सीमित करने के लिए अपने चुनाव अधिनियम में संशोधन किया है? तो अभी हाल फिलहाल में हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने, यहाँ पे सी ऑप्शन पाकिस्तान सही होगा, इसने अपने चुनाव अधिनियम में संशोधन किया है और प्रभावी तौर से, पूर्वव्यापी प्रभावी तौर से सांसदों की जो अयोग्यता है उसको 5 साल तक के लिए सीमित कर दिया गया है। जो अभी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे उनके लिए यह घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है नाइट्रोजन परऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन टेट्राक्लोरो ऑक्साइड? तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर बी ऑप्शन आपको बता दें, कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड और भी कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे कि पीसीएस में पूछा गया था, कार्बन मोनोऑक्साइड ना दे करके वहाँ पर ओजोन था, तो ओजोन को भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी मानते हैं और इसको ग्रीन हाउस गैस में जोड़ते हैं। इसके साथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, इन सबको बोलते हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा पदार्थ सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है? प्लेटिनम, शुद्ध स्वर्ण यानी कि सोना, या फिर चांदी या पेट्रोलियम? तो सोना तो पीले रंग का होता है, बी ऑप्शन नहीं है, चांदी भी नहीं है और पेट्रोलियम भी नहीं है। अच्छा, अगर जो ये सारी धातुएं ना दे करके कुछ ऐसे पदार्थों के नाम दे दिया, जैसे कपास है, चीनी है और भी जो भी सफ़ेद चीज़ें हैं, तो वहाँ पे, या चावल हो गया, और इस तरीके से अगर जो आया तो वहाँ पर कपास को माना जाएगा। कपास को सोना भी बोलते हैं, सफ़ेद सोना। यहाँ पर प्लैटिनम, ए ऑप्शन सही है, प्लैटिनम को सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जानते हैं। प्लैटिनम के बारे में कुछ और बात जाने, इसकी खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम चार्ल्स वुड ने इसको खोजा था, प्लैटिनम धातु को। यह
जो प्रकृति में है स्वतंत्र रूप से भी पाया जाता है और मिश्रित रूप में भी पाया जाता है। 1876 में इस धातु को धातु के रूप में मान्यता मिला था। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्लैटिनम को धातु के रूप में मान्यता 1876 को मिली थी। और यह पाया कहाँ जाता है मुख्य रूप से, तो ये रूस, कोलंबिया, दक्षिण अफ्रीका, ये 3 देश रूस, कोलंबिया और दक्षिण अफ्रीका में ये प्रमुख रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीनगर को लेह व लद्दाख से कौन सा दर्रा जोड़ता है? 14 नंबर का क्वेश्चन है, पीर पंजाल दर्रा, बारामूला दर्रा या काराकोरम दर्रा या फिर जोजिला दर्रा। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि कौन से दर्रे किस को जोड़ते हैं, पीर पंजाल दर्रा, बारामूला, काराकोरम या जोजिला। तो डी ऑप्शन सही होगा। जोजिला दर्रा है, ये क्या करता है कि कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है, कश्मीर में ही श्रीनगर है और लेह व लद्दाख को ये जोड़ता है जोजिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एनसीसी ने कैडेटों के बैंक खाते खोलने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो एनसीसी जो नेशनल कैडेट कोर है, इसने समझौता किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। बी ऑप्शन सही होगा। ये आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में लगाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। तो इन तीनों आंदोलनों में गांधी जी सबसे ज़्यादा सक्रिय रहे। कौन सा था जिसमें करो या मरो का नारा दिया था? तो ये गांधी जी ने दिया था मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, अगस्त क्रांति जिसको बोलते हैं, 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के आह्वान करते हुए देशवासियों से करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन को एक और नाम से भी जानते हैं, अगर जो पूछे कि और किस नाम से जानते हैं तो इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि ये जो हुआ था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर शुरू हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किस वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र, वायसराय का जो कार्य परिषद था उससे त्यागपत्र किसने दिया था? ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का है 2013 का भी। तो इन चारों में से सर शंकर नायर, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन, सर शंकर नायर ने अपना त्यागपत्र दिया था जलियांवाला हत्याकांड से दुखी होकर के, इसका विरोध करते हुए। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। इसके अलावा किसने त्यागपत्र दिया था या फिर अपने जो पद या उपाधियाँ हैं वो अपना सौंप दिया था? तो ये थे नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। कैसरे हिंद महात्मा गांधी और नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस की थी। सर शंकर नायर के बारे में बात करें तो जो अमरावती का अधिवेशन हुआ था 1897 में अमरावती अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता सर शंकर नायर जी ने की थी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य ने कुंवारों और विधुरों के लिए कितने रुपए की मासिक पेंशन की घोषणा की है? तो यहाँ पे रुपए तो मेंशन नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये जो है घोषित किया गया है 2750 रुपये घोषित किए गए हैं मासिक, की हर महीने सरकार कुंवारों लोगों को और विधुर लोगों को ये पेंशन देगी। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या असम, तो ये हरियाणा सरकार ने घोषित किया है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है 2750 रुपये का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर मैदान का विस्तार है? ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैदान का विस्तार, पर्वतों का विस्तार और पठारी क्षेत्र का विस्तार, क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा क्षेत्र पठारी भी है, दक्कन का पठार जिसको बोलते हैं, तो इसलिए इन तीनों क्षेत्रों का रेशियो आप लोगों को पता होना चाहिए। जो भारत का मैदानी क्षेत्र है ये टोटल है 43%। यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। टोटल 43% है, टोटल 43% है इसका मैदान का विस्तार। और बात करें अगर जो पर्वतों का, तो पर्वतों का है ये टोटल 30%। और बात करें अगर जो पठारी क्षेत्र भूमि का, तो ये है 27%। 27% भाग पर पठारी क्षेत्र है, इसमें से 30% भाग पर पर्वत है और 43% भाग पर मैदानों का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने पी वासुदेवन को नए कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया है? तो ये जो नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं ये बहुत ही बड़ा मतलब नियुक्तियों के क्षेत्र में आपका क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक की बात आती है तो क्वेश्चन आमतौर पे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बी ऑप्शन सही है, भारतीय रिजर्व बैंक में पी वासुदेवन को नए कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। ये टोटल 3 डिपार्टमेंट यानी कि विभाग को संभालेंगे। कौन कौन सा है? तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट,
दूसरा है कारपोरेट स्ट्रेटजी और तीसरा है बजट डिपार्टमेंट। इसके अलावा यह प्रवर्तन विभाग को भी देखेंगे। इस तरीके से आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये 20 क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसा लगा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये कमेंट्स करके बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।